दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों हल प्रश्न पत्र 2016 को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी हल कर चुके हैं, जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2016 के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति पहला हमारा टॉपिक है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। क्या है, कह रहा है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो याद रखिए दोस्तों, दमदमा से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो याद रखिए दोस्तों, दमदमा से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार पूछा गया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो याद रखिए दोस्तों, दमदमा से। ठीक है, यह कहाँ है दमदमा, तो दमदमा दोस्तों एक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों हमारा दमदमा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। और दमदमा कहाँ है दोस्तों, दमदमा एक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक, कह रहा दोस्तों पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। क्या है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। तो याद रखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त की। क्या है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या है, समुद्रगुप्त की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। कह रहा है पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। क्या है दोस्तों, कह रहा है पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। तो याद रखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की। ठीक है दोस्तों, हम केवल दोस्तों सही ऑप्शन को देखते चलेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो याद रखिए दोस्तों, धर्मपाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो याद रखिए दोस्तों, धर्मपाल। ठीक है, कह रहा है कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, क्या है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो याद रखिए धर्मपाल। कह रहा है दोस्तों 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। क्या है दोस्तों, कह रहा है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा नागलापुर। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने दोस्तों किस नगर की स्थापना की। तो याद रखें दोस्तों, नागलापुर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा नागलापुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो याद रखें नागलापुर। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। कई बार दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्रकला। ठीक है, फिर से देखें कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो याद रखें दोस्तों, चित्रकला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो याद रखें दोस्तों, हमारा चित्रकला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। क्या है दोस्तों, कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। ठीक है, कह रहा है कि वह स्वयं चित्रकला का ज्ञानी था, इसलिए उसने इस कला को संरक्षण दिया।
उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। तो याद रखिए दोस्तों, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। कह रहा है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, तो याद रखिए दोस्तों इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, तो याद रखिए दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अकबर। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। तो याद रखिए अकबर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। कह रहा है क्या कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। क्या है दोस्तों, फिर से देखें, कह रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे। ठीक है, कह रहा दोस्तों किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। क्या है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 1526 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। तो याद रखिए ऑप्शन बी हमारा 1526 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते चलें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। क्या है, कह रहा है दोस्तों विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर होगा लिखैया। ठीक है, लिखैया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो याद रखिए दोस्तों लिखैया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो लिखैया। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो याद रखें हेमू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो याद रखें दोस्तों हेमू इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। क्या है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखें दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोस्तों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे। तो याद रखिए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 14वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है हमारा 14वां नंबर प्रश्न। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यानी कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यानी कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है 1866 में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन डी 1866 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों मोहम्मद कासिम नैनोतवी। क्या है, मोहम्मद कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोई। ठीक है, क्या है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोई। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 15 नंबर प्रश्न। ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। कह रहा दोस्तों मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो याद रखें दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वराज पार्टी। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका गठन कहाँ किया गया था। तो प्रयागराज इलाहाबाद में दोस्तों इसका गठन किया गया था
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में। ठीक है, जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? क्या है? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सतारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सतारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और कब किया गया था सतारा का हड़प नीति के तहत अधिग्रहण? तो वह दोस्तों किया गया था 1848 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 1848 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 1848 में दोस्तों किया गया था। 1848 में किसका? सतारा का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिग्रहण किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, बगाड़ का 1850 में, उदयपुर का दोस्तों 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में। ठीक है, बगाड़ का 1850, उदयपुर का 1852, झांसी 1853, नागपुर का 1854 में। चलिए दोस्तों 17वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे 17वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो याद रखें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट, जिसको दोस्तों इन्हों को हम लोग दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो याद रखें लाल कुर्ती रेड शर्ट। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? क्या है? निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो याद रखें दोस्तों जलियांवाला बाग। ठीक है, जो कि कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो याद रखें जलियांवाला बाग। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों कि 2019 में जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी मनाई गई। ठीक है, क्या है? 2019 में जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी मनाई गई। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 19वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा दोस्तों कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? क्या है? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो याद रखें 1820 से 1827 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो याद रखें दोस्तों 1820 से 1827। ठीक है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो याद रखें दोस्तों 1820 से 1827। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों एक और हम कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। वह भी दोस्तों इन्हीं से संबंधित थी, यानी कि मुनरो और रीड से संबंधित थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा दोस्तों कि पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ठीक है, डीके कर्वे क्या है दोस्तों? इनका फुल नाम है दोस्तों, पूरा नाम इनका था दोस्तों, वह था धोधो केशव कर्वे। ठीक है, क्या था? धोधो केशव कर्वे इनका पूरा नाम था, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीके कर्वे भी कहते हैं। कह रहा है पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इसका दोस्तों आंसर दो ऑप्शन सही है, यानी कि स्त्री शिक्षा से भी संबंधित थे हमारे डीके कर्वे और विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे हमारे डीके कर्वे। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन दोस्तों सही दिया गया था। ठीक है, आयोग ने दोस्तों इसमें दो आंसर सही माना है कि स्त्री शिक्षा भी दोस्तों इसमें संबंधित थे धोधो केशव कर्वे, और दोस्तों विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे। तो इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्त्री शिक्षा से भी संबंधित थे और विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे हमारे डीके कर्वे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। धोधो केशव कर्वे किससे संबंधित थे? पश्चिमी भारत के। तो स्त्री शिक्षा से भी और विधवा पुनर्विवाह से भी, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, इसका डिटेल हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार दोस्तों पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं उनको आप लोग ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम 21वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखिए दोस्तों,
ठीक है, यहाँ नोट देख लें क्या कह रहा है, नोट देखें, कह रहा है विकल्पों में सी और डी दोनों सही है, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यानी कि स्त्री शिक्षा से भी संबंधित थे और विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे हमारे धोधो केशव कर्वे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 21वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए, कह रहा है दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों खत्म हुआ था किससे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम लोग सुमेल करेंगे एक्सला-शापेल की संधि से, इसका अंत हुआ था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा एक्सला-शापेल की संधि। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? पेरिस की संधि से, इसका अंत हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, फिर है दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा दोस्तों अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा अनिर्णायक युद्ध था। फिर कह रहा है दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध, तो याद रखिए ब्रिटिश की हार। सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे? सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा दोस्तों एक्सला-शापेल की संधि से, इसका अंत हुआ था। क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक्सला-शापेल की संधि से अंत हुआ था। ठीक है, फिर कह रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, फिर से याद रखें, फिर से हम लोग देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों एक्सला-शापेल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। ठीक है, फिर से देखें, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा एक्सला-शापेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध हो जाएगा ब्रिटिश की हार। सही आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल, नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। कह रहा है इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी का 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न होगा यह हमारा ज्योग्राफी का। देखें, कह रहा है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी दोस्तों हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में नेलांग घाटी अवस्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, कहाँ है यह दोस्तों? है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में हमारा नेलांग घाटी अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। यह एक इनर लाइन एरिया है जिसे मई 2015 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया हमारा नेलांग घाटी। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में नेलांग घाटी अवस्थित है। याद रखिए उत्तराखंड में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आगे का प्रश्न। चलिए यहाँ देखें 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा फॉन, तो फॉन कह रहा है दोस्तों आल्प्स पर्वत, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों बोरा। ठीक है, तो बोरा कह रहा है दोस्तों हमारा पोलैंड। ठीक है, बोरा कह रहा है दोस्तों पोलैंड। ठीक है, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों, जो कह रहा है बोरा पोलैंड। ठीक है, यहाँ देखें, बोरा दोस्तों ठंडी एवं शुष्क हवा है। क्या है? बोरा ठंडी एवं शुष्क हवा है जो मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। क्या है? बोरा ठंडी एवं शुष्क हवा है जो मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे इटली व यूगोस्लाविया अधिक प्रभावित होते हैं। बोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तरी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फॉन हमारा हो जाएगा दोस्तों आल्प्स पर्वत, बिल्कुल सही है। मिस्ट्रल हमारा कह रहा है दोस्तों राइन घाटी। क्या है? मिस्ट्रल हमारा कह रहा है राइन घाटी, यह भी सही सुमेल है। खमसीन कह रहा है दोस्तों मिस्र, यह भी हमारा सही सुमेल है। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉन हमारा दोस्तों हो जाएगा आल्प्स पर्वत, बिल्कुल सही सुमेल है। मिस्ट्रल हमारा हो जाएगा दोस्तों राइन घाटी, बिल्कुल सही सुमेल है। खमसीन हो जाएगा मिस्र, यह भी हमारा सही सुमेल है। जबकि बोरा कह रहा है पोलैंड, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है। बोरा ठंडी एक एवं शुष्क हवा है जो मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे इटली एवं यूगोस्लाविया सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तरी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही सुमेल हमारा कौन सा नहीं है? वह है बोरा पोलैंड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बोरा पोलैंड में ना होकर इटली एवं यूगोस्लाविया में बहती है। ठीक है दोस्तों, यह मध्य यूरोप में क्या है? यह मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतीय ढलानों से दोस्तों एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बहने वाली एक हवा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फॉन हो जाएगा आल्प्स पर्वत, बिल्कुल सही है। मिस्ट्रल हो जाएगा राइन घाटी, बिल्कुल सही है। खमसीन हो जाएगा मिस्र, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए व्यवस्थित करेंगे। हमारा अवरोही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा हमारा 4 3 2 और 1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 और 1। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सुपीरियर झील। क्या है? सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सुपीरियर झील।
फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा विक्टोरिया, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा बैकाल लेक, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेट बियर लेक। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सुपीरियर, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा विक्टोरिया, फिर हो जाएगा दोस्तों बैकाल और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेट बियर। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सुपीरियर, फिर हो जाएगा विक्टोरिया, फिर हो जाएगा बैकाल और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेट बियर लेक। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सुपीरियर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 82,100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सुपीरियर का क्षेत्रफल कितना है 82,100 वर्ग किलोमीटर, यहाँ देखें। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे कह रहा दोस्तों सुपीरियर का क्षेत्रफल कितना है, सुपीरियर का क्षेत्रफल है दोस्तों 82,100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है विक्टोरिया झील, तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों हमारा 69,485 वर्ग किलोमीटर। क्या है 69,485 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर है दोस्तों बैकाल झील, तो इसका क्षेत्रफल है 31,500 वर्ग किलोमीटर। क्या है बैकाल झील का क्षेत्रफल है 31,500 वर्ग किलोमीटर। और ग्रेट बियर झील, इसका क्षेत्रफल है 31,080 वर्ग किलोमीटर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही सीरीज होगा दोस्तों हमारा वह है सबसे पहले सुपीरियर, फिर दोस्तों विक्टोरिया, फिर दोस्तों बैकाल, फिर हमारा ग्रेट बियर। क्या है 4, 3, 2 और 1 सही सीरीज होगा, सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है दोस्तों रॉटरडम नीदरलैंड, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर कह रहा है मॉन्टेवीडियो उरुग्वे, क्या है दोस्तों मॉन्टेवीडियो उरुग्वे, बिल्कुल सही है। जकार्ता कह रहा है दोस्तों इंडोनेशिया, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इगारका, तो इगारका दोस्तों चीन का बंदरगाह ना होके दोस्तों, यह किसका बंदरगाह है, इगारका हमारा दोस्तों याद रखिएगा। इगारका दोस्तों हमारा किसका बंदरगाह है, तो रूस का बंदरगाह है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही सुमेल नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो रॉटरडम नीदरलैंड बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे बिल्कुल सही सुमेल है। जकार्ता इंडोनेशिया बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि इगारका हमारा चीन से सुमेल ना होकर रूस का बंदरगाह है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। रॉटरडम नीदरलैंड बिल्कुल सही सुमेल है। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे बिल्कुल सही सुमेल है। जकार्ता हमारा इंडोनेशिया, यह भी बिल्कुल सुमेल है। लेकिन दोस्तों इगारका कह रहा है चीन, इगारका चीन से ना होके दोस्तों रूस से सही सुमेल होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, रॉटरडम नीदरलैंड बिल्कुल सही सुमेल है। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे बिल्कुल सही सुमेल है। जकार्ता इंडोनेशिया बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि इगारका चीन से ना होके रूस से होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें, पर्वतीय दर्रा और राज्य। ठीक है दोस्तों, कह रहा है माना। ठीक है, तो माना कहाँ है दोस्तों, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। क्या है लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, तीनों दर्रे दोस्तों कहाँ है, याद रखिए हमारा वह है दोस्तों हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों कहाँ है, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। नाथुला और जलेपला दर्रा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों सिक्किम से। क्या है, नाथुला और जलेपला दर्रा स्थित है दोस्तों हमारा सिक्किम में। और जोजिला दर्रा स्थित है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों बोमडिला दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये भी दर्रे दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, माना, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ स्थित हैं, उत्तराखंड में। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों याद रखिए जोजिला और क्या है नाथुला, जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। नाथुला और जलेपला दर्रा स्थित है दोस्तों हमारा सिक्किम में। क्या है, नाथुला और जलेपला दर्रा स्थित है दोस्तों सिक्किम में। जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा बोमडिला दर्रा, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये तीनों दर्रे दोस्तों स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक बार और सुने दोस्तों, यदि बात करें लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, तो तीनों दर्रे हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। क्या है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, तीनों दर्रे हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों यदि नाथुला और जलेपला दर्रा की, तो ये दोनों दर्रे हैं दोस्तों हमारे सिक्किम में। क्या है, नाथुला और जलेपला दर्रे की बात करें तो ये दोनों दर्रे हैं दोस्तों हमारे कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, याद रखिएगा। जोजिला दर्रा है दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर में। और बात करें दोस्तों यदि सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रे की, ठीक है, तो सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और बात करें दोस्तों यदि हम बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा की, तो याद रखिए दोस्तों ये तीनों दर्रे कहाँ है दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और तूजू दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो तूजू दर्रा स्थित है दोस्तों मणिपुर में। ठीक है, यह मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है हमारा तूजू दर्रा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और याद रख लें कि माना हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, नाथुला है दोस्तों सिक्किम में। जोजिला है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है,
चलिए दोस्तों 27वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ ऊपर क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो याद रखिए दोस्तों गोंडवाना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो याद रखिए दोस्तों गोंडवाना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो गोंडवाना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो गोंडवाना इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, चलिए जनजाति और क्षेत्र हम सुमेल करेंगे दोस्तों। कह रहा है खिरगिज। ठीक है, तो खिरगिज कहाँ पाए जाते हैं। खिरगिज पाए जाते हैं दोस्तों हमारे मध्य एशिया में। ठीक है, खिरगिज दोस्तों हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। ठीक है, बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं। तो बुशमैन पाए जाते हैं दोस्तों हमारा कालाहारी में। ठीक है, एनू कहाँ पाए जाते हैं। तो एनू पाए जाते हैं जापान में। बद्दू पाए जाते हैं दोस्तों अरब में। और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखें खिरगिज कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी में। एनू पाए जाते हैं जापान में। बद्दू पाए जाते हैं अरब में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, खिरगिज कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी में। एनू पाए जाते हैं जापान में। बद्दू पाए जाते हैं अरब में। ठीक है, याद रखें खिरगिज पाए जाते हैं मध्य एशिया में। बुशमैन कालाहारी में। एनू जापान में। और बद्दू दोस्तों हमारे अरब में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू दोस्तों रिपीट कर जाते हैं। इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें दोस्तों। ठीक है, या हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 29वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो याद रखिए दोस्तों जोजिला। और जोजिला अभी हम लोगों ने देखा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो याद रखें दोस्तों जोजिला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि कहाँ स्थित है याद रखिएगा दोस्तों। यह है हमारा जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, जिससे होकर लेह जाने का रास्ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, घास के मैदान है दोस्तों और किस क्षेत्र में यह स्थित है हमें सुमेल करना है। ठीक है, तो लानोज दोस्तों कहाँ है, लानोज को दोस्तों हम सुमेल करेंगे। वह है हमारा लानोज स्थित है दोस्तों, याद रखिए। लानोज है दोस्तों हमारा वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ है दोस्तों, वह है हमारा दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, लानोज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। वेनेजुएला से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों क्या है, लानोज हमारा हो जाएगा सुमेल दक्षिण अमेरिका से, जो कि स्थित है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में। ठीक है, और लानोज हमारे दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे, स्टेपी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। स्टेपी हमारे पाए जाते हैं यूरोप में भी पाए जाते हैं, मध्य एशिया में भी पाए जाते हैं एवं पूर्वी यूरोप में भी पाए जाते हैं। ये दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं हमारे स्टेपी। ठीक है, तो सही सुमेल हम किसको करेंगे, स्टेपी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यूरोप से। ठीक है, स्टेपी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यूरोप से। ठीक है, प्रेयरीज कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए उत्तरी अमेरिका में हमारे पाए जाते हैं दोस्तों प्रेयरीज। और ये भी दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और वेल्ड हमारे पाए जाते हैं अफ्रीका में दोस्तों, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं हमारे वेल्ड। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, वह मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 4, 3, 1 और 2। फिर देखिए लानोज को दोस्तों हम सुमेल करेंगे दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, और यह पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है हमारे लानोज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, स्टेपी है दोस्तों हमारे पाए जाते हैं, स्टेपी यूरोप में भी पाए जाते हैं, मध्य एशिया में भी पाए जाते हैं एवं पूर्वी यूरोप में भी पाए जाते हैं। तो स्टेपी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों यूरोप से। ये दोस्तों हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों वेल्ड, तो वेल्ड को याद रखिए दोस्तों हम सुमेल करेंगे अफ्रीका से। और ये भी हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 4, 3, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। यहाँ देखेंगे 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है,
क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। तो याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, 32वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र और वह किस देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है किनकी। तो किनकी हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा, किनकी हो जाएगा दोस्तों हमारा जापान से। ठीक है, किनकी हो जाएगा दोस्तों हमारा जापान से। फिर कह रहा है दोस्तों कैंटन। ठीक है, तो कैंटन हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे। तो कैंटन हो जाएगा दोस्तों हमारा चीन से। क्या है, कैंटन हो जाएगा चीन से। फिर कह रहा है दोस्तों लोरेन। तो लोरेन हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे। तो लोरेन हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रांस से। फिर कह रहा है दोस्तों बेलो हॉरिजॉन्टले। क्या है, बेलो हॉरिजॉन्टले। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्राजील से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए यदि बात करें दोस्तों किनकी, तो किनकी हो जाएगा दोस्तों हमारा जापान से। ठीक है, किनकी हो जाएगा दोस्तों जापान से। कैंटन हो जाएगा दोस्तों हमारा चीन से। क्या है, कैंटन हो जाएगा चीन से। लोरेन हो जाएगा दोस्तों फ्रांस से। और बेलो हॉरिजॉन्टले हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्राजील से। ठीक है, क्या है, फिर से देखें, किनकी हो जाएगा जापान से, कैंटन हो जाएगा चीन से, लोरेन हो जाएगा फ्रांस से, बेलो हॉरिजॉन्टले हो जाएगा दोस्तों ब्राजील से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। किनकी हो जाएगा दोस्तों हमारा, किनकी हो जाएगा जापान से, कैंटन हो जाएगा दोस्तों चीन से हमारा, लोरेन हो जाएगा फ्रांस से, बेलो हॉरिजॉन्टले हो जाएगा दोस्तों ब्राजील से। ठीक है, किनकी हो जाएगा जापान से, कैंटन हो जाएगा चीन से, लोरेन हो जाएगा फ्रांस से, बेलो हॉरिजॉन्टले हो जाएगा ब्राजील से। ठीक है, किनकी हो जाएगा जापान से, कैंटन हो जाएगा चीन से, लोरेन हो जाएगा फ्रांस से, बेलो हॉरिजॉन्टले हो जाएगा ब्राजील से। ठीक है, किनकी हो जाएगा जापान से, कैंटन हमारा चीन से, लोरेन फ्रांस से, बेलो हॉरिजॉन्टले हमारा ब्राजील से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। आगे देखें, कह रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए केंद्र और खनिज। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मकूम। तो मकूम दोस्तों किससे हमारा सुमेल हो जाएगा। मकूम हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों किससे। मकूम हो जाएगा दोस्तों हमारा कोयला से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों डल्ली राजहरा। ठीक है, तो डल्ली राजहरा किससे सुमेल होगा दोस्तों। तो डल्ली राजहरा दोस्तों हमारा सुमेल होगा लौह अयस्क से। ठीक है, डल्ली राजहरा दोस्तों हमारा सुमेल होगा लौह अयस्क से। ठीक है दोस्तों, कोरापुट किससे सुमेल होगा। तो कोरापुट याद रखिए दोस्तों सुमेल हो जाएगा हमारा बॉक्साइट से। और चित्रदुर्ग हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज से। ठीक है, फिर से देखें, मकूम की बात करें तो हम कोयला से सुमेल करेंगे दोस्तों। डल्ली राजहरा को दोस्तों लौह अयस्क से, कोरापुट को दोस्तों सुमेल करेंगे बॉक्साइट से, और चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। इस पॉइंट को याद रखिएगा और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों फिर से देखिए, मकूम को हम सुमेल करेंगे दोस्तों कोयला से। क्या है, मकूम को सुमेल करेंगे दोस्तों कोयला से। डल्ली राजहरा को दोस्तों सुमेल करेंगे हम लौह अयस्क से। क्या है, डल्ली राजहरा को दोस्तों सुमेल करेंगे लौह अयस्क से। कोरापुट को सुमेल करेंगे दोस्तों बॉक्साइट से। और चित्रदुर्ग को सुमेल करेंगे दोस्तों मैग्नीज से। क्या है, चित्रदुर्ग को सुमेल करेंगे मैग्नीज से। फिर से देखिए, मकूम को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कोयला से। मकूम को सुमेल करेंगे कोयला से। डल्ली राजहरा को सुमेल करेंगे लौह अयस्क से। क्या है, डल्ली राजहरा को सुमेल करेंगे लौह अयस्क से। कोरापुट को सुमेल करेंगे दोस्तों बॉक्साइट से। चित्रदुर्ग को सुमेल करेंगे मैग्नीज से। फिर देखिए, मकूम को सुमेल करेंगे कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। मकूम को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कोयला से। डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से। कोरापुट को दोस्तों बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। ठीक है, फिर देखिए, मकूम को दोस्तों कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को दोस्तों बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। ठीक है, मकूम को कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को दोस्तों बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। ठीक है, मकूम को दोस्तों कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। ठीक है, फिर देखिए, मकूम को दोस्तों कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को दोस्तों बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। ठीक है, मकूम को कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को बॉक्साइट से, चित्रदुर्ग को मैग्नीज से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार और देख लें, मकूम को कोयला से, डल्ली राजहरा को लौह अयस्क से, कोरापुट को दोस्तों हम बॉक्साइट से, और चित्रदुर्ग को मैग्नीज से बिल्कुल सही सुमेल करेंगे। चलिए 34वें नंबर प्रश्न को देखें। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी हमारी अनायमुडी। ठीक है, कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिए दोस्तों अनायमुडी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुडी। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह है हमारी कौन, दोदा बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है तो याद रखिए दोस्तों अनायमुडी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची
चोटी अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुडी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर, ठीक है, 2695 मीटर। और यह अनामलाई पर्वतों में स्थित है हमारी अनाईमुडी चोटी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल भूमि का 28% नलकूपों से सिंचित है, जो भारत में क्या है दोस्तों? सबसे अधिक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम 36 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, क्या है? कह रहा दोस्तों, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है दोस्तों हमारा कोंकण तट, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है दोस्तों हमारा कोंकण तट। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ गुजरात का तटीय मैदान कच्छ और काठियावाड़ सौराष्ट्र के तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट, मुंबई महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। गोवा से मैंगलोर तक दोस्तों कन्नड़ तट या कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है। क्या है? गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट या कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, गुजरात का तटीय मैदान कच्छ और काठियावाड़ सौराष्ट्र के तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर है दोस्तों, मुंबई से गोवा तक हमारा कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। गोवा से मैंगलोर तक दोस्तों हमारा कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। क्या है? गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट या कर्नाटक तट, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक दोस्तों हमारा मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यदि पूर्वी तटीय मैदान की बात करें दोस्तों, तो उत्कल तट हम कहते हैं उड़ीसा के तट को, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग क्या है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग, ठीक है। तमिलनाडु का तटीय मैदान कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, उत्कल तट जो हमारा है उड़ीसा का, वह जो दोस्तों हम लोग उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग दोस्तों उत्तरी सरकार तट कहलाता है। क्या है? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का तटीय मैदान कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे के प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे देखें, कह रहा है दोस्तों, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। क्या है? तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर देखें, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, याद रखें, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थलों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिए दोस्तों चेन्नई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिए दोस्तों चेन्नई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है दोस्तों सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, ठीक है। सरदार सरोवर बांध हमारा नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है दोस्तों तिलैया बांध कोनार नदी, यह हमारा गलत है दोस्तों। फिर कह रहा है गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर। क्या है? गांधी सागर बांध दोस्तों कह रहा है हमारा चंबल नदी पर बिल्कुल सही सुमेल है। गांधी सागर बांध दोस्तों हमारा चंबल नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। जबकि कह रहा है दोस्तों हमारा तिलैया बांध कोनार नदी पर। तिलैया बांध दोस्तों यहाँ देखें कोनार नदी पर स्थित ना होके यह बराकर नदी पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा गलत सुमेल दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर से देखें, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा दोस्तों हमारा नर्मदा नदी पर। क्या है? सरदार सरोवर बांध हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध हो जाएगा चंबल नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध हो जाएगा चंबल नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर। तिलैया बांध कह रहा है कोनार नदी पर, तो तिलैया बांध दोस्तों हमारा कोनार नदी पे ना होके तिलैया बांध दोस्तों हमारा बराकर नदी पर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है।
सरदार सरोवर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध हो जाएगा दोस्तों हमारा चंबल नदी पर, नागा अर्जुन सागर बांध हो जाएगा दोस्तों हमारा कृष्णा नदी पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तिलैया बांध कह रहा है दोस्तों कोनार नदी, तो तिलैया बांध बनाकर नदी पर स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही सुमेल नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। क्या है? पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो याद रखिए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, ठीक है। कह रहा है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो याद रखिए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। क्या है? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री अंश पर झुकी होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री अंश पर हमारी दीर्घवृत्तीय धुरी जो दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमण धुरी है सदा झुकी होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी दोस्तों। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और हूबहू दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर दिए जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। क्या है? कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, तो याद रखें दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। वह है दोस्तों हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मांड। याद रखें दोस्तों जॉर्ज लेमेंतेरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में व्याख्या प्रस्तुत की, ठीक है। कह रहा है जॉर्ज लेमेंतेरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में व्याख्या प्रस्तुत की, या कई बार पूछा गया है, याद रखिए। तो कौन दिया था बिग बैंग सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत दिया था दोस्तों जॉर्ज लेमेंतेरे ने, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतेरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में व्याख्या प्रस्तुत की, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले अत्यधिक संकेंद्रण के कारण ब्रह्मांड में आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले अत्यधिक संकेंद्रण के कारण ब्रह्मांड में आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, और इसको दिया था दोस्तों जॉर्ज लेमेंतेरे ने, और जिसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा दोस्तों भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। क्या है दोस्तों? कह रहा है भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों 2008 ईस्वी में, ठीक है। कह रहा है कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो याद रखें 2008 ईस्वी में, ठीक है। क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रकाशित की गई थी, और इस क्रिया योजना के अनुसार भारत के वनों को 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% करना है। क्या है दोस्तों? इस क्रिया योजना के अनुसार भारत के वनों को 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इस क्रिया योजना के अनुसार भारत के वनों को 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% करना है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। क्या है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो याद रखिए दोस्तों
मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। और सही आंसर मार्क करेंगे ऊपर्युक्त सभी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो याद रखिए दोस्तों मृदा प्रदूषण भी होता है, यानी कि दोस्तों सॉइल पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, तो सही आंसर मार्क करेंगे हम ऊपर्युक्त सभी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो याद रखिए सॉइल पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन भी और वाटर पोल्यूशन भी। ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। यहां देखें 45 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो याद रखिए दोस्तों धान का खेत। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो याद रखिए दोस्तों धान का खेत हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जबकि दोस्तों हमारे वन, घास का मैदान और झील दोस्तों यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो याद रखिए दोस्तों धान का खेत हमारा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है दोस्तों हमारा कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हम मार्क करेंगे। कह रहा है दोस्तों खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है, तो याद रखें दोस्तों प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फिर से देखें दोनों प्रश्नों को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वह है दोस्तों हमारा धान का खेत। जबकि दोस्तों वन, घास का मैदान और झील हमारे यह दोस्तों एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ना कि दोस्तों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है, तो याद रखिए दोस्तों प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो याद रखिए दोस्तों प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। क्या है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, तो याद रखिए प्राकृतिक आवासीय विनाश। कई बार पूछा गया प्रश्न है यह। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, तो याद रखें दोस्तों प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेचुरल हैबिटेट लॉस हमारा दोस्तों वह है जैव विविधता के यानी कि बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का मुख्य कारण है दोस्तों हमारा वह है नेचुरल हैबिटेट लॉस, यानी कि प्राकृतिक आवासीय विनाश हमारा दोस्तों मुख्य कारण है जैव विविधता के ह्रास का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। क्या है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो याद रखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दोस्तों हमारा भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, जबकि वन संरक्षण अधिनियम हमारा है दोस्तों 1980 का और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है दोस्तों हमारा 1986 का। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों CO2 भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, N2O भी दोस्तों हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है, जबकि O2 हमारा दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चले, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो याद रखिए ताप विद्युत तापमापी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
कह रहा है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो याद रखिए ताप विद्युत तापमापी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिए निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो ताप विद्युत तापमापी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो याद रखें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों हम जनरेटर में देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो याद रखें दोस्तों हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है दोस्तों, वह है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, वह है दोस्तों हमारा विद्युत मोटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर, जबकि डायनमो दोस्तों हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमारा कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। क्या है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो याद रखिए दोस्तों एनीमोमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो याद रखिए दोस्तों एनीमोमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो याद रखिए एनीमोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो एनीमोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे दोस्तों सुमेलित करना है। विटीकल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों अंगूर की खेती से। ठीक है, वेजिकल्चर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो वेजिकल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों हम वृक्षों की खेती से। ठीक है, फिर है दोस्तों पीसी कल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों हम मछली उत्पादन से, और ओलेरी कल्चर को हम सुमेल करेंगे सब्जी खेती से। ठीक है, फिर देखिए बीटी कल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों अंगूर की खेती से, वेजी कल्चर को सुमेल करेंगे वृक्षों की कृषि से, पीसी कल्चर को सुमेल करेंगे मछली पालन से, और दोस्तों ओलेरी कल्चर को सब्जी खेती से। फिर देखिए वीटी कल्चर को सुमेल करेंगे अंगूर की खेती से, वेजी कल्चर को सुमेल करेंगे वृक्षों की कृषि से, पीसी कल्चर को सुमेल करेंगे मछली पालन से, ओलेरी कल्चर को सुमेल करेंगे सब्जी खेती से। ठीक है, फिर देखिए वीटी कल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों हम अंगूर की खेती से, वेजी कल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों वृक्षों की कृषि से, पीसी कल्चर को सुमेल करेंगे मछली पालन से, ओलेरी कल्चर को सुमेल करेंगे सब्जी खेती से। ठीक है, फिर देखिए वीटी कल्चर को अंगूर की खेती से, वेजी कल्चर को वृक्षों की कृषि से, पीसी कल्चर को मछली पालन से, ओलेरी कल्चर को सब्जी खेती से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों दिया गया है, वह है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नीचे फिर से एक बार देख लें। वीटी कल्चर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों अंगूर की खेती से, वेजी कल्चर को सुमेल करेंगे दोस्तों वृक्षों की खेती से, पीसी कल्चर को सुमेल करेंगे मछली पालन से, ओलेरी कल्चर को दोस्तों सब्जी खेती से। ठीक है, फिर देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा है वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो याद रखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो याद रखिए गतिज ऊर्जा। ठीक है, फिर से देखिए कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो याद रखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 55 नंबर प्रश्न। कह रहा दोस्तों मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। क्या है दोस्तों, कह रहा है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो याद रखें दोस्तों हमारा सही आंसर होगा भारी पानी, जिसका हमारा केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों D2O। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो याद रखें दोस्तों भारी पानी या भारी जल, जिसका हमारा जो दोस्तों रासायनिक फार्मूला होता है वह होता है D2O। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी भारी पानी। कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें।
कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो वह होगा दोस्तों CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे 58 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ 58 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों, विचार करते हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह लौह युक्त यौगिक है। ठीक है, यह लौह युक्त यौगिक है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। चौथा कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि यह लौह युक्त यौगिक है। तो यह भी याद रखिए, बिल्कुल सही है कि यह लौह युक्त यौगिक है। फिर कह रहा है तीसरा कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 4 पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, हमारे सौर सेल होते हैं। क्या है? कह रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, हमारे सौर सेल। क्या है? प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, सौर सेल हमारे प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। याद रखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो उत्परिवर्तन। ठीक है, कह रहा है दोस्तों जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखें उत्परिवर्तन। क्या है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता उत्परिवर्तन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? क्या है? कह रहा है दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो याद रखिए कौन होगा। कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखें दोस्तों, गेहूं अंकुर का तेल। क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखें ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है बादाम, मूंगफली एवं विभिन्न वनस्पति तेल भी। क्या है? विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं बादाम, मूंगफली एवं विभिन्न वनस्पति तेल भी दोस्तों हमारे विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, कह रहा है यह सभी विटामिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और अन्य स्रोत हैं बादाम, मूंगफली एवं वनस्पति तेल भी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 62 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। तो चाय और कॉफी दोनों में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों में। ठीक है, कह रहा है कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। तो चाय और कॉफी दोनों में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखें दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से देखें दोनों प्रश्नों को। कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। तो याद रखें चाय और कॉफी दोनों में। क्या है? कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, कब? 1921 में। यह भी याद रखिएगा, डेट भी। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1921 में। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए आगे देखेंगे 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों।
कह रहा दोस्तों कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। क्या है? मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखें सिनकोना की छाल से। कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है मलेरिया रोग की प्रभावी औषध कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों सिनकोना की छाल से। क्या है? मलेरिया रोग की प्रभावी औषध कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों सिनकोना की छाल से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों मस्तिष्क जिम्मेदार है। क्या है? कह रहा है दोस्तों मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो याद रखिए सोचने के लिए बिल्कुल सही है, हृदय गति नियंत्रण के लिए बिल्कुल सही है, शरीर के संतुलन के लिए बिल्कुल सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त तीनों के लिए हमारा। ठीक है, कह रहा है क्या कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो याद रखें दोस्तों सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों के लिए। ठीक है, फिर से देखें यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी नाइट्रेट। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी नाइट्रेट। क्या है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी नाइट्रेट। ठीक है, फिर से देखें। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है हमारा नाइट्रेट। ठीक है, और ऊपर का प्रश्न एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। मस्तिष्क जिम्मेदार है दोस्तों सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी। तो याद रखिए उपर्युक्त तीनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको एक और वीडियो हम लोग लाएंगे और उसमें कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तब तक दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।